निखिल जैसे ही घर पहुंचा तो उसकी पत्नी आरती ने उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। ये देखकर पीछे खड़ी आरती की सास सुनीता जी ने जैसे ही बहू को हाथ उठाते हुए देखा तो गुस्से में चिल्लाती हुई बहू के ऊपर गरज पड़ी। अरे कलमुही, तुझे शर्म नहीं आई अपने पति पर हाथ उठाते हुए? माँ जी, अगर आपको निखिल की हरकतों के बारे में पता चलेगा ना तो शायद आप भी वही करेंगी जो मैंने किया है। अरे हाँ हाँ, बड़ी आई तो मुझे बताने वाली। मैं अपने बेटे को थप्पड़ मारूंगी। आज तक मैंने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, कभी तेज आवाज में डांटा भी नहीं मैंने अपने बेटे को। और तू कल की आई मेरे बेटे पर हाथ उठा रही है। रुक जा, अभी बुलाती हूँ तेरे बाप को और भाई को। थप्पड़ के बदले थप्पड़ ना पड़वाया तो मेरा नाम भी सुनीता नहीं। सुनीता जी ने तुरंत ही आरती के पापा और भैया को फोन करके बुला लिया। आरती के पापा के आते ही सुनीता जी गुस्से में चिल्लाने लगी, भाई साहब, यही सिखाया है आपने अपनी बेटी को? इसने मेरे सामने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा, अपने पति पर हाथ उठाया, इसकी इतनी हिम्मत हो गई। मैं इसे इस घर में 1 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए अभी के अभी तुरंत मेरी आंखों के सामने से अपनी बेटी को लेकर चले जाओ, वरना फिर अपनी बेटी को भूल जाना। मेरे हाथों से कुछ भी उल्टा सीधा हो जाएगा। सुनीता जी इतने गुस्से में थी कि आरती के पिताजी महेश जी को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर बात क्या है। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटा क्या हो गया, तुमने दामाद जी पर हाथ क्यों उठाया? पापा की बात सुनकर आरती रोने लगी। पापा, आरती जैसे ही कुछ कहने को हुई कि तभी सुनीता जी चीखते हुए बोली, भाई साहब, मैंने बोला ना कि अभी के अभी तुरंत लेकर इसे चले जाइए। जो भी पूछना हो अपने घर ले जाकर इससे पूछते रहना। अगर ये 5 मिनट और यहाँ रह गई ना तो मेरे हाथों से कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। सुनीता जी इतने गुस्से में थी कि महेश जी को उस समय आरती को अपने साथ ले जाना ही सही लगा। इधर निखिल आरती के हाथों से शायद थप्पड़ खाने के बाद गुमसुम बैठा था। उसे आरती के थप्पड़ का दुख नहीं हो रहा था, दुख तो उसे अपनी गलती का ही हो रहा था कि उससे इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे हो गई। वो खुद ही सदमे में था। फिलहाल तो महेश जी आरती को लेकर चले गए। 2 दिन तक शांति रही। 2 दिन के बाद जैसे ही सुनीता जी के पति रमेश जी घर आए तो घर बिल्कुल खाली था। रमेश जी अक्सर अपने ऑफिस के काम से घर से बाहर ही रहते थे। घर में आने के बाद उन्हें आरती दिखाई नहीं दे रही थी। निखिल भी गुमसुम सा बैठा हुआ था और सुनीता जी किचन में खाना बना रही थी। रमेश जी को बड़ा अजीब सा लगा। किचन में जाकर उन्होंने सुनीता जी से कहा, अरे भाग्यवान, तुम खाना बना रही हो, बहू कहाँ है और घर में इतना सन्नाटा क्यों है? और ये निखिल, इसे क्या हो गया, ये क्यों मुंह लटकाए बैठा है? बस इतना सुनते ही सुनीता जी गुस्से में दहाड़ती हुई रमेश जी से बोली, भूल जाओ अपनी बहू को, मर गई वो हमारे लिए। इतनी बड़ी गलती की है उसने जिसकी कोई हद ही नहीं। अब मैं उसे इस घर में कभी नहीं आने दूंगी। निकाल दिया है मैंने उसे इस घर से, मैंने उसके बाप को बुलाकर। निखिल गुमसुम है वो इसलिए कि थप्पड़ मार के गई है वो आपके बेटे को। क्या थप्पड़? लेकिन क्यों, क्या हुआ है ऐसा? कोई कुछ बताएगा भी? बहू तो वैसी नहीं थी, रमेश जी ने हैरानी से कहा। तो सुनीता जी और जोर से बोली, अरे आपकी बहू कैसी थी और कैसी नहीं ये आपको कैसे पता चलेगा? आप तो आए दिन काम के चक्कर में घर से बाहर ही रहते हैं। मुझसे पूछो, मैंने देखा है उसका असली रूप। इतनी बुरी तरह से थप्पड़ मारा था कि हमारा बेटा 2 कदम पीछे हट गया। औरत जात होकर उसकी इतनी हिम्मत कि मर्द के ऊपर हाथ उठाए, अपने पति के ऊपर हाथ उठाए। सुनीता जी की बात सुनकर रमेश जी ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं सुनीता, मैं नहीं मान सकता। ज़रूर कोई बात हुई होगी, कोई बात, बहुत बड़ी बात। बिना किसी बात के वो निखिल के ऊपर हाथ नहीं उठा सकती। बात क्या है वो बताओ, क्या किया था निखिल ने? रमेश जी की बात सुन सुनीता जी और चिढ़ गई। अरे वाह जी वाह, आप तो मेरे बेटे के पीछे ही पड़ गए हो। क्या किया था इसने? कुछ भी तो नहीं किया। अरे लड़का है, मर्द है, बाहर आता जाता है, 4 लोगों में उठना बैठना होता है। कभी थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो भी जाए तो क्या इसका मतलब औरत के लात घूंसे खाएगा? रमेश जी समझ गए कि बात तो कुछ ज़रूर हुई है और कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बहू ऐसी नहीं थी। रमेश जी तुरंत ही निखिल के पास गए। 2 दिन के सफ़र की थकान वो भूल गए और निखिल के पास जाकर बोले, क्या बात है, मेरे पीछे से घर में क्या क्या हुआ? सच सच बताओ मुझे, क्यों बहू ने तुम्हें थप्पड़ मारा? अपने पापा की बात सुनकर निखिल शर्म से सर झुकाकर धीरे से बोला, पिताजी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन विश्वास मानिए, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था। वो दरअसल मैं और मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया था। आपको तो पता ही है,
कि आजकल 10 में से 8 लोग ड्रिंक करते हैं। मेरे दोस्तों ने जानबूझकर मेरे जूस में शराब मिला दी और मुझे पता भी नहीं चला, और मैंने वो पी लिया। और उसने अपने बर्थडे पार्टी में लड़कियां बुला रखी थी। मैं कब बहक गया और लड़कियों के साथ डांस करने लगा, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। और उसमें से किसी लड़के ने वीडियो बनाकर आरती को भेज दिया। बस वही देखकर आरती बौखला गई। पापा, आरती अपनी जगह सही है, मुझे भी कुछ पता नहीं था। मुझे भी आरती ने जब वो वीडियो दिखाया तो मैं खुद भी हैरान था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। बेटे की बात सुनकर रमेश जी सर पकड़कर बैठ गए। बात गंभीर थी, गलती तो हुई थी, अनजाने में ही सही, लेकिन गलती बहुत बड़ी थी। आरती की जगह अगर कोई भी होता तो वो भी बर्दाश्त नहीं करता। कि तभी रमेश जी को सोचते हुए निखिल से कहा, बेटा, जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। तुमने बहू को जाने कैसे दिया? पापा, उस समय मैं खुद वीडियो देखकर ऐसे सदमे में था कि मुझे कुछ होश ही नहीं था। ऊपर से आरती अलग चिल्ला रही थी और माँ अलग चिल्ला रही थी। सब कुछ ऐसे अचानक से हो गया। जब तक मैं कुछ सोच समझ पाता, आरती चली गई थी। माँ उसे घर से निकाल चुकी थी। तो बेटा, तुमने बहू से बात क्यों नहीं की कि सच्चाई क्या है? बहुत कोशिश की पापा मैंने, लेकिन आरती मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। कैसे बात करूं उससे? तो फ़ोन नहीं उठा रही तो उसके घर चला जाता। बेटा, आमने सामने बैठकर बातें कर लेते। मुझे पूरा यकीन है कि वो ज़रूर समझेगी। नहीं पापा, किस मुंह से जाऊं सबके सामने? मेरी तो हिम्मत ही नहीं है। निखिल भी अपनी जगह सही था। उसकी हालत भी रमेश जी अच्छी तरह से समझ रहे थे। तभी कुछ सोचते हुए वो खड़े हुए और बोले, निखिल, चलो बेटा, अभी मेरे साथ चलो, बहू के पास चलते हैं। गलती तो तुमने की है, चाहे अनजाने में ही सही। गलती गलती होती है। बहू की नाराज़गी सही है। तुम चलो, बहू से माफ़ी मांगकर उसे घर लेकर आओ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जैसे ही रमेश जी और निखिल जाने लगे तो पीछे से सुनीता जी उन्हें रोकते हुए चिल्लाईं, बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप मेरे बेटे को उस कल की आई हुई लड़की के पैरों में गिराने ले जा रहे हैं, उससे माफ़ी मंगवाने ले जा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। अरे, एक बार बोल दिया ना उसने कि अनजाने में गलती की है, फिर जानबूझकर मेरे बेटे को झुकाने की जरूरत नहीं है। औरत है क्या वो जो रोएगा गिड़गिड़ाएगा? मर्द है, उसे मर्द की तरह जीने दीजिए। उसे ससुराल में ले जाकर उसकी इज्जत मत कम करवाइए। सुनीता जी की बात सुनकर अब रमेश जी का पारा हाई हो चुका था। वो सुनीता जी को डांटते हुए बोले, चुप हो जा बदतमीज औरत, ये सब कुछ किया धरा तुम्हारा है। अगर उस समय तुमने थोड़ी बहुत भी समझदारी दिखाई होती तो शायद बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। और क्यों नहीं आएगी बहू इस घर में? जितना ये घर तुम्हारा है उतना ही बहू का भी है। तुम होती कौन हो उसे इस घर से निकालने वाली? देखो जी, अब आप बहू के प्यार में कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। बता दे रही हूँ मैं, या तो इस घर में वो आएगी या मैं रहूँगी। अब आप खुद फैसला कर लो कि आपको किसे रखना है, लेकिन मेरा बेटा उसके आगे कभी नाक नहीं रगड़ेगा। अब तक तो रमेश जी समझदारी के साथ सबको सुधारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिर कब तक? एक तो सफ़र की थकान, ऊपर से सुबह बिना कुछ खाए पिए। रमेश जी और भी गुस्से में आ गए थे। सुनीता जी पर चिल्ला पड़े, तो ठीक है, तुम्हें नहीं रहना इस घर में, तुम भी अपने मायके जाओ, जैसे तुमने बहू को मायके भेजा था। ये घर मेरा है और फैसला भी मैं ही करूँगा कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। मैं निखिल को लेकर जा रहा हूँ, जब तक आऊँ तुम यहाँ से चली जाना। कहते हुए रमेश जी निखिल को लेकर आरती के मायके चले गए। रमेश जी के कहने पर आरती के पापा महेश जी ने पूरे परिवार को हॉल में बिठाया। आरती भी एक कोने में जाकर चुपचाप खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने निखिल की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। निखिल ने भी एक नज़र उसे देखकर अपनी नज़रें नीचे कर ली तो रमेश जी ने आरती को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है। तुम क्या, दुनिया की कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि उसका पति उसके होते हुए भी किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर देखे। लेकिन बहू, मेरी बात ध्यान से सुनो। इसके बाद तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। तुम जो कहोगी वही होगा। देखो बहू, तुम्हारा पति कैसा है ये शायद हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम उसे पिछले 4 सालों से अच्छी तरह से जानती हो। पिछले 4 सालों में एक दिन भी कभी उसने शराब नहीं पी, सिगरेट भी नहीं पिया, कुछ उल्टा सीधा काम भी नहीं किया। उसकी हरकतें भी तुम्हें पता है। तुम्हारे पति में ऐसा कोई ऐब नहीं। लेकिन हाँ, तुमने जो वीडियो देखा वो भी गलत नहीं है, वीडियो सही है। ये निखिल को बहकावे से शराब पिलाई गई थी। और ये तो तुम भी जानती हो कि जब इंसान नशे में रहता है तो उसे कुछ होश नहीं रहता। और ये धोखा किसी के साथ भी हो सकता है। कल को तुम्हारे साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी, किसी के साथ भी। निखिल
खुद वीडियो देखकर परेशान है। वो तो तुम्हारे सामने भी आना नहीं चाहता था, मैं उसे ज़बरदस्ती लेकर आया हूँ। बहू, मैं बस इतना कहूँगा कि अपनी गृहस्थी मत बिगाड़ो, अपने पति की बात को समझो, उसके बाद कोई फैसला करना, सारी सच्चाई जानने के बाद। आरती ने निखिल की ओर देखा। निखिल भी आंखों में आंसू लिए आरती की ओर देखे जा रहा था। सच्चाई जानकर महेश जी भी आरती से बोले, बेटा, मैं भी वही सोचकर परेशान था कि दामाद जी ऐसे नहीं हैं, ज़रूर कोई बात है। बेटा, शराब के नशे में इंसान क्या कर बैठता है उसे होश नहीं रहता। एक बार तुम दामाद की जगह खुद को रख कर देखो। तभी निखिल हिम्मत करके आरती के पास गया और दोनों हाथ जोड़कर बोला, आरती, गलती तो मैंने की है, भले ही वो अनजाने में की हो, लेकिन गलती तो गलती है। तुम मुझे जो सजा दोगी मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे इस तरह छोड़ो मत। मेरे साथ घर चलो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ऐसे दोस्तों की संगत ही छोड़ दूंगा जो मुझे तुमसे दूर करें। प्लीज़ मेरे साथ अपने घर चलो। निखिल की आंखों में आंसू देखकर और सच्चाई जानकर आखिरकार आरती पति के साथ ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। करीब आधे घंटे के बाद ही आरती अपने पति और ससुर के साथ वापस आ चुकी थी। जैसे ही सब लोग घर के अंदर आए तो सुनीता जी सोफे पर बैठी थी। वो आरती को घूरने लगी कि तभी पीछे से रमेश जी आते हुए बोले, सुनीता, अभी तक तुम गई नहीं? बोला था ना तुम्हें मेरे घर से जाने के लिए। पहले तुम यहाँ से चली जाना। चलो निकलो यहाँ से। आज पहली बार सुनीता जी को अपने पति का एक अलग ही रूप देखने को मिला। वो सच में डर गई थी कि अगर रमेश जी ने उन्हें घर से निकाल दिया तो वो कहाँ जाएंगी। इसलिए उन्होंने गुस्से से नहीं, प्यार से काम लेना सही समझा और तुरंत ही गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए बड़े ही प्यार से बोली, कैसी बातें कर रहे हो जी आप? मैं कहाँ जाऊँगी? अरे कहाँ जाऊँगी क्या? अपने मायके जाओ। सुनीता जी हैरानी से बोली, मायके? लेकिन मैं मायके कब तक रहूँगी? ये दुनिया, ये समाज क्या कहेगा कि इस उम्र में मैं मायके में पड़ी हूँ? अच्छा, जब बात खुद पर आ गई तो दुनिया समाज सब दिखाई देने लगा तुम्हें। और बहू के लिए क्या किया था तुमने? किसके सहारे उसको मायके भेजा था? उसे दुनिया नहीं कहती कि पति को छोड़कर आई है। कैसी औरत हो तुम सुनीता? एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकी। अगर तुम्हारे बेटे की जगह तुम्हारा दामाद होता और तुम्हारी बहू की जगह तुम्हारी बेटी होती तो भी क्या तुम अपनी बेटी को ही दोष देती? अपनी बेटी को समझौता करने को कहती जैसे बहू के लिए कह रही थी? क्या यही कहती कि अपनी बेटी से भी कि दामाद मर्द है और मर्द से गलतियां हो जाती हैं? पति की बात सुनकर सुनीता जी हिल गई। अब जाकर शायद उन्हें बहू के दुख का अंदाजा हुआ। इसलिए उन्होंने आगे बढ़ते हुए बहू से कहा, बहू, माफ़ करना मुझे, शायद मेरे अहंकार ने बात को इतना बढ़ा दिया, लेकिन अब मैं अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ कि औरत दुनिया में सब कुछ बांट सकती है, लेकिन अपने पति को नहीं। तुम अपनी जगह सही थी। सुनीता जी की बात सुनकर आरती की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से आगे बढ़कर सुनीता जी के पैर छुए और बोली, माँ जी, गलती सिर्फ आपकी ही नहीं थी, मुझसे भी गुस्से में बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे उनकी बात सुने बिना उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ये सुनते ही निखिल तुरंत बोला, नहीं आरती, गलती मेरी थी। अगर मैं सही लोगों की संगत में होता तो ये सब नहीं होता। तभी ये सब देखकर रमेश जी मुस्कुराए और बोले, घर वही होता है बेटा जहाँ गलती होने पर सजा नहीं, समझ और माफ़ी मिलती है। अब निखिल और आरती दोनों की आंखों में पछतावा भी था और एक नई शुरुआत की उम्मीद भी। उस दिन के बाद घर में फिर से खुशियाँ लौट आईं और सुनीता जी ने सीख लिया कि रिश्तों में अहंकार नहीं, समझदारी और सम्मान सबसे ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, निखिल ने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगकर सही किया या गलत? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।